दोस्तों नमस्कार। आज हम पुनः एक बार एग्रीकल्चर टॉपिक्स में हम देखेंगे 1991 के बाद जो है कृषि सुधार या किसानों के आय को दुगुना करने के उपाय या कृषि संकट, मौजूदा कृषि संकट से निपटने के लिए हालिया क्या क्या प्रयास किया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में क्या क्या सुधार किया गया है। हम तमाम ऐसे आयामों पर चर्चा करेंगे और ये सुधार ऐसा है कि अब जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है या जलवायु परिवर्तन का कृषि पर दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है, ये तमाम हम चीज़ देखेंगे। इसमें तमाम ऐसे चीज़ या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कृषि के में क्या भूमिका है, हम उसको भी देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। एक अलग सेपरेट टॉपिक्स में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या भूमिका है, कृषि के विकास में या समृद्धि को तेज करने के लिए या कृषि संकट को दूर करने में क्या भूमिका है, या कृषि की विभिन्न पद्धति जो है जैसे कि जैविक खेती हो गया, प्राकृतिक खेती हो गया, सतत कृषि हो गया, जीरो बजटिंग खेती हो गया, शून्य जुताई हो गया, तमाम ऐसे जो है पहलू है जिसको हम देखने का कोशिश करेंगे। उससे पहले जैसा कि आप जानते होंगे कि टीम GCS-IS की ओर से 66वीं बीपीएससी मेंस का एटम बम बैच जो है संचालित कर रहा है। आपको 66वीं बीपीएससी मेंस में अधिकतम मार्क्स प्राप्त करना है तो टीम GCS-IS का बैच ज्वाइन कीजिए। 83, 73, 98, 39 और 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 2500 फीस है। इसमें क्या होगा, 66वीं बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की एडवांस तैयारी आपकी हो जाएगी। एडवांस तैयारी के लिए आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि 75 पीडीएफ आपको दिए जाएंगे और 75 वीडियो जो है दिए जाएंगे। आपका क्लास जो है बहुत एडवांस हो जाएगा, सारे वीडियो आपको दिए जाएंगे, समझ रहे हैं। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, आप बहुत लाभान्वित होंगे। जीएस पेपर 1 और 2 में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने के लिए सभी क्वेश्चन पीडीएफ से ही रहेंगे और वीडियो से ही रहेंगे। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार अच्छा से मेंस की तैयारी कर लीजिएगा डायनेमिक तरीके से, समझ रहे हैं, तो फिर आपको जो है बीपीएससी में ऑफिसर बनने से कोई रोकेगा नहीं। इसलिए आप मेंस पर मुख्य रूप से जोर दीजिए, समय कम है। अगर आप टीम GCS-IS का बैच ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे तो 83, 73, 98, 39, 95 पे ज्वाइन कीजिए। एटम बम बैच 75 वीडियो, 75 पीडीएफ और 3 फुल टेस्ट, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का। आइए हम लोग अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कृषि सुधार देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 1991 के बाद जो है भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी, समझ रहे हैं। क्वेश्चन इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि उदारीकरण के बाद जो है कृषि सुधार पर चर्चा करें, समझ रहे हैं, या किसानों के आय को दुगुना करने का प्रयास डायरेक्ट आ जाएगा, उसमें भी यही आप आंसर लिखेंगे। खाली के सुधार की जगह पर प्रयास शब्द लिख देना है, बस जहां जहां सुधार होगा वहां प्रयास लिख दीजिएगा, काम आपका चल जाएगा। कृषि संकट थोड़ा सा दिखाइएगा कि क्या क्या कैसे किसानों के आय में जो है कमी हो रही है, लागत में वृद्धि हो रही है, समझ रहे हैं, वो दिखाते हुए। और उसके बाद जो है किसानों के उपाय पर चर्चा कीजिए और थोड़ा सा आलोचना करके लास्ट में जो है महत्व दिखाइए, निष्कर्ष में जो है महत्व, उसके बाद आलोचना करते हुए आलोचना को फिर सुझाव देते हुए आगे बढ़ जाइए, आंसर तैयार हो जाएगा। मेंस के आंसर में ज़्यादा जो है, मेंस के आंसर जो होता है वह मेंस के आंसर मुख्य रूप से जो है कंसेप्चुअल आंसर होता है। इंफॉर्मेटिव जो है पीटी जो है, पीटी में मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता है ताकि जो है ऑप्शन लिमिट किया जाए। मेंस में तो एक योजना का नाम आज याद हो जाएगा, आंसर लिखा जाएगा। योजना के नाम से ही जो है आप आंसर लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं। तो तरीका होता है योजना का 10 गो 15 गो योजना का नाम याद रहेगा कृषि क्षेत्र में लागत को कम करने के लिए, अतिरिक्त आय को सृजन करने के लिए, समझ रहे हैं, विपणन संबंधी किसानों की उपज को बढ़ावा देने के लिए, उसके बाद कृषि जोखिम को कम करने के लिए, समझ रहे हैं।
तो अगर आप जानते हैं ये सब, उसके बाद कृषि में जो है वित्त प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, तो आप किसानों की आय को दुगुना लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं हम। अब तकनीकी सुधार के तहत हम लिख रहे हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है, उसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष रूप से ले रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा हम कल करेंगे, सारे टेक्नोलॉजी पे चर्चा करेंगे हम। आप लोग बैच ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग जो है कि 1991 के बाद कृषि सुधार पर चर्चा क्या करेंगे उस पर देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। नई औद्योगिक नीति के बाद क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया है, यानी उदारीकरण निजीकरण की नीति अपनाई गई थी। इसके तहत क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया, यानी अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया है। पहले बंद अर्थव्यवस्था था, जब अर्थव्यवस्था को खोला तो तमाम ऐसे जो है कुछ अवसर भी आए, जैसे कि तमाम कृषि टेक्नोलॉजी जो है आया है, नए बाजार भी प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है कई ऐसे चुनौती संकट पैदा हुआ, जैसे WTO एग्रीकल्चर में हम पढ़ाए थे, AO एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट, WTO के अंतर्गत एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट में या WTO के अंतर्गत विश्व बौद्धिक संपदा अधिकारों पर समझौता के तहत कैसे जो है कृषि क्षेत्र में जो है विकासशील देशों कृषि में जो है रुकावट पैदा कर रहा है, हम उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक इसके अलावा WTO एग्रीकल्चर में भी हम इसको चर्चा करेंगे। यही सब पढ़ना ही है आपको। करेंट में फिर व्यापक देखेंगे, करेंट फिर व्यापक होगा। तमाम पहलू को हम टच करने जा रहे हैं, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। तो आप देखिए, नए अवसर, नए चुनौती के साथ साथ नए बाजार का भी उदय हुआ। नया बाजार किस तरह का बाजार? ऐसा बाजार जो विश्व के कहीं से कोई भी आदमी भारत में निवेश कर सकता है, आयात कर सकता है, निर्यात कर सकता है। ये ऐसा बाजार, क्योंकि पहले ऐसा बाजार नहीं था। अब इस बाजार में जो है, अब इस सुधार जो बाजार, नए बाजार का निर्माण हुआ, नई चुनौती आई या नई अवसर आई, समझ रहे हैं। इसके बाद कई समस्या, नई चुनौती, तो अब इस चुनौतियों का सामना करने के लिए, इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, नई बाजार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुधार क्रमशः किया जा रहा है। उसी दौरान कृषि भी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य क्षेत्र है, जिसका GDP में लगभग 17% योगदान है। समझ रहे हैं। आज भी देश के आधी आबादी जो है कार्यशील जनसंख्या, रोजगार जो है कृषि से प्राप्त करता है। समझ रहे हैं। खास सुरक्षा, तमाम ऐसे कृषि का महत्व है। तो क्या हुआ, कृषि में भी सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, और क्रमशः जो 1991 के बाद कृषि क्षेत्र में भी लगातार सुधार किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत के तहत भी 11 सुधार किए गए हैं, हम उसको भी देखेंगे। तो सुधार किए गए थे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में हाल के दशकों में निम्न उत्पादकता, निम्न उत्पादन, निम्न किसानों की आय और जोखिम से जो है ग्रसित है। इस संकट को दूर करने के लिए भी जो है क्या है, सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो तमाम ऐसे कारण है जिसके कारण कृषि क्षेत्र में जो है 1991 के बाद सुधार किए गए हैं। अब हम लोग एक एक करके, और सभी सुधारों को हम जो है कई शीर्षकों में बांट के लिखेंगे। आपको भी मेंस में क्या होगा, शीर्षक में बांट कर लिखना है। एक जो है नीतिगत सुधार, हेडिंग रहेगा। अब फिर नीतिगत सुधार के तहत अगर संभव होगा तो हेडिंग दे दीजिए उर्वरक क्षेत्र में सुधार, वित्त क्षेत्र में सुधार, समझ रहे हैं, सिंचाई में सुधार। ऐसे हेडिंग दे देकर लिखिएगा तो आपको जो है टॉपिक, सब टॉपिक जो है, हेडिंग, सब हेडिंग जो है क्रिएट होता जाएगा। इससे मार्क्स आपका बढ़ेगा। PDF में हम लिख दिए हुए हैं, बस PDF फॉर्मेट के आधार पर अगर आंसर लिख के आते हैं तो 220 नंबर GS फर्स्ट पेपर में, GS सेकंड पेपर में कोई नहीं रोकेगा। 440 प्लस नंबर आप जो है GS उठा लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स बनना चाहिए। ऑप्शनल से 170, 75, 80 ले आते हैं, टॉप में रैंकिंग में आप आइएगा। बस मैथमेटिकल तरीके से आपको आंसर लिख के आना है क्रमशः। और जब तक आंसर में क्रमबद्धता नहीं होगा तब तक एग्जामिनर आपके कुछ आंसर को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। ये ऐसा आंसर होना चाहिए जो एग्जामिनर आंसर पढ़े तो उसे इंटरेस्ट पैदा हो और वो अधिक से अधिक पढ़े और आपको अधिक से अधिक नंबर दे। तो आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो नीतिगत सुधार, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत तहत सुधार, प्रशासनिक सुधार, संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार, हम इन्हीं शीर्षकों में हम जो है
तमाम सुधारों की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले व्यापार उदारीकरण। जैसा कि जानते होंगे कि कृषि क्षेत्र में क्या हुआ कि व्यापार उदारीकरण किया गया है, यानी कृषि के आयात की अनुमति दी गई है, कृषि वस्तुओं के, यानी विश्व से विकसित देशों या विश्व के विभिन्न देशों के कृषि उत्पाद का भारतीय व्यापारी क्या कर सकता है, आयात कर सकता है। भारतीय किसान क्या कर सकता है, अपनी कृषि वस्तुओं को निर्यात कर सकता है। देखिए व्यापार उदारीकरण। उसके बाद एफडीआई, कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए 100% एफडीआई की मंजूरी दी गई है। इससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र में एफडीआई से क्या होता है, टेक्नोलॉजी सुधार होता है, टेक्नोलॉजी का सुधार होगा, निवेश बढ़ेगा। समझ रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई जो है 100% एफडीआई मंजूरी दी गई है। कृषि वित्त में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें कृषि को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करना। अब देखिए प्राथमिकता क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिकता क्षेत्र जो होता है एक ऐसा प्रशासनिक उपाय है जिसके तहत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक इंक्लूड अनुसूचित शेड्यूल बैंक अपने कुल ऋण का 40% जो है इस क्षेत्र को देना अनिवार्य किया हुआ है। इसमें 18% जो है कृषि क्षेत्र को अनिवार्य है। यानी प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को वाणिज्यिक बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए क्या है, बाध्य है। यानी इसके तहत कृषि क्षेत्र को वाणिज्यिक बैंक को कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए अनिवार्य किया गया है। ब्याज अनुदान। अब सरकार क्या करता है, क्योंकि ऋण तो मिल जाता है लेकिन ऋण का लागत अधिक रहता है, तो अब लागत को कम करने के लिए सरकार ब्याज अनुदान योजना संचालित कर रही है। अब 2% ब्याज जो है, 7% अगर ऋण मिल रहा है 7% पर, तो आपको 2% ब्याज मिलेगा, ब्याज छूट मिलेगा, यानी सब्सिडी दिया जाएगा ब्याज पे। तो आपको 5% हुआ, आप समय से लौटाइएगा तो 1% और छूट आपको मिलेगा, यानी 4% पर आपको कृषि ऋण जो है मिल जाता है। समझ रहे हैं। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड। इस योजना की शुरुआत जो है 1998 में की गई थी। इसके तहत जो है किसानों को ऋण प्रदान किए जाते हैं। समझ रहे हैं। इसकी ऋण की सीमा 1.60 लाख है। समझ रहे हैं। एक किसान को 1,60,000 तक जो है ऋण इससे प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पीएम किसान योजना, इसकी शुरुआत जो है 1 दिसंबर 2018 से की गई थी। 2018 से इस योजना के माध्यम से देश के सभी जो है खेतिहर किसान परिवारों को आय में सहायता करने के लिए 6,000 रुपया वार्षिक रूप से मासिक रूप से 3 किस्तों में दी जाती है। डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। उसके बाद विपणन सुधार के तहत हम तमाम सुधार दिखा चुके हैं। आप वहां से जो है पीडीएफ में लिखा हुआ है, वीडियो में आप देख के काम चलाइए। चलिए उर्वरक, इससे वीडियो जो है छोटा हो जाएगा। उर्वरक क्षेत्र में सुधार। अब उर्वरक क्षेत्र में देखिए सरकार उर्वरक क्षेत्र में सुधार करने के लिए उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, समझ रहे हैं, उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने, समझ रहे हैं, रोकने और अधिक से अधिक किसान उर्वरक का उपभोग करें, इस दिशा में सुधार कर रही है। अब क्या क्या प्रयास किया गया है। सबसे पहले कि उर्वरक क्षेत्र में सुधार के लिए जितने भी उर्वरक कंपनी था उसको गैस प्रौद्योगिकी में बदलाव किया जा रहा है और यूरिया के छोड़कर सभी उर्वरक को विनियंत्रित वैधानिक नियंत्रण हटा लिया गया है। यानी सभी उर्वरकों पर पहले सरकार का नियंत्रण था, सरकार ही तय करता था कितना उत्पादन होगा, कहाँ बिक्री होगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि केवल यूरिया पर सरकार का नियंत्रण है, विनामकीय नियंत्रण यानी वैधानिक नियंत्रण है। बाकी पोटास, फॉस्फेट, पोटेशियम इस सब पर सरकार नियंत्रण हटा लिया है। नियंत्रण हटाने से क्या होगा, कंपनी जो है अब अपने अनुसार जो है उत्पादन करेगी और बेचेगी। समझ रहे हैं। बाजार के अनुसार मूल्य तय करेगी। समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कंपनी को मुनाफा होगा और रिसर्च होगा तो क्या होगा, उर्वरक का अधिक उत्पादन होगा और जो आयात किया जाता था उससे आयात निर्भरता जो है होगा। हम भारत को जो अभी यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरक जो है आयात ही करता है, उस पर से निर्भरता जो है कम होगी। समझ रहे हैं। उसके बाद सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि करती जा रही है। जैसा कि जानते होंगे कि स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उत्पादन लागत का 50% से अधिक करने की सिफारिश किया था। इसलिए किसानों के आय में वृद्धि के लिए सरकार प्रतिदिन हमेशा जो है एमएसपी में जो है वृद्धि करती जा रही है। समझ रहे हैं।
राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 में घोषित की गई थी। संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ किसानों के कल्याण पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत सतत जैविक कृषि सबको जो है मान्यता दिया गया है। समझ रहे हैं। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, देखिए कृषि क्षेत्र में जो है मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। ये बस इतना ही लिख देना है आपको। फसल, अब से देखिए दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पराली जलाना जो है, किसानों के फसल जो है जलाने से जो है काफी वायु प्रदूषण होता है। समझ रहे हैं। तो अब सरकार क्या कर रही है, इस समस्या को दूर करने के लिए और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए किसानों को जो है कि हेयरिंग सेंटर पे, याद रखिएगा, हेयरिंग सेंटर पर क्या कर रही है, इसके तहत जो है किसानों को कस्टम हेयरिंग सेंटर की स्थापना के लिए सब्सिडी दे रही है। कस्टम हेयरिंग सेंटर, यहाँ पर जो है पराली का जो है प्रबंधन किया जाता है। एकीकृत बागवानी मिशन, जैसा कि जानते होंगे कि नगरीकरण और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग तैयार हुआ है, जो बागवानी सेव, संतरा, आलू, लीची, आम इस सब का बड़ा उपभोग करता है समृद्ध लोग। तो अब इसके बागवानी को और किसानों के अतिरिक्त आय का साधन है। तो बागवानी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, समझ रहे हैं, वृद्धि करने के लिए, बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एकीकृत बागवानी मिशन जो है संचालित कर रही है। इससे क्या होगा कि एक तो उपभोक्ता को बागवानी उत्पाद प्राप्त होंगे, दूसरी ओर किसान भी जो है को अतिरिक्त आय प्राप्त होगा बागवानी से। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आप जानते ही हैं कृषि क्षेत्र में भारत में क्या है कि अभी भी 53% भूमि जो है मानसून पर निर्भर है। अब इस क्षेत्रों को जो है मानसून पर से निर्भरता को कम करने के लिए, सिंचाई परियोजना का विस्तार करने के लिए, मौजूदा सिंचाई परियोजना के पुनरुद्धार के लिए, समझ रहे हैं, सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो है कार्यान्वित कर रही है। इसके बाद किसान उत्पादक संगठन, आप जैसा कि जानते हो कि भारत में 86% किसान जो है लघु एवं सीमांत है। अब इनको कृषि इनपुट की समस्या रहती है, इसलिए सरकार क्या किया है, 2019-20 से लेकर 2023-24 तक 10,000 किसान उत्पादक संगठन गठन करने का निर्णय लिया है। और यह जो है किसान उत्पादक संगठन को जो है संस्थागत मान्यता दिया गया है। ये क्या होगा, छोटे छोटे किसान जो है किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे और कृषि ऋण, कृषि बीज, मशीनीकरण, खाद, इस सब जो है क्या होगा, इसको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना, देखिए यह कृषि क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए 11 मिशनों को जो है कंडक्ट किए हुआ है। ये तमाम जो है मशीनीकरण से लेके खाद, उर्वरक, तमाम ऐसे सुधार इसमें शामिल है। समझ रहे हैं। संपूर्ण कृषि क्षेत्र के विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है देसी नस्ल के पशुओं की उत्पादकता में सुधार के लिए, समझ रहे हैं, और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ जो मौजूदा डेयरी प्रणाली है उसके विकास के लिए सरकार और किसानों को दूध से अधिक मुनाफा कमाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी गोकुल मिशन शुरुआत किया गया है। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ये पशुओं के नस्लों में सुधार के लिए, समझ रहे हैं, पशु के स्वास्थ्य, चारा, इस सब में सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की गई है, क्योंकि पशुधन से भी किसानों को अतिरिक्त आय जो है प्राप्त होती है। तो तमाम नीतिगत सुधार है। इसमें से 10 से 15 योजना का अगर आप नाम याद रख लेंगे तो आपकी आंसर लिखा जाएगी, तो याद रखिएगा। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या क्या सुधार किया गया है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि यह एनडीए सरकार है। आत्मनिर्भर भारत जब तक इस सरकार रहेगा तब तक एनडीए जो है आत्मनिर्भर भारत रटिए लेना है आपको। क्वेश्चन हमेशा जो है इससे आएंगे। ये जो है 1-2 साल अगले 2-3-4 सालों तक ये रहेगा आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि क्षेत्र में कितने सुधार किया गया है। सबसे पहले आपातकालीन कार्यशील पूंजी, देखिए
कृषि क्षेत्र को संस्थागत वित्त तक उपलब्धता बढ़ाने के लिए नाबार्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपया का आपातकालीन अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की गई है, ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को ऋण देने की क्षमता बढ़ाया जा सके। जैसा कि जानते हो कि नाबार्ड डायरेक्ट ऋण तो नहीं देता है, लेकिन वह जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार के माध्यम से, सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण देता है। किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्या हुआ है, 2.5 लाख किसानों को, 2.5 करोड़ किसानों को क्या किया गया है कि 2.5 करोड़ किसान, वैसे किसान जो पीएम किसान लाभार्थी है, समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी है, उसको जो है केसीसी के दायरे में लाया गया है और इसे 2 लाख और दायरे में लाया गया है, और इस दायरे में लाने से 2 लाख करोड़ रुपया जो है कर्ज जो है का वितरण किया जाएगा। इसके बाद ओकल कृषि अवसंरचना कोष, देखिए भारत ने कटाई के बाद फसल अवसंरचना प्रबंधन की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ कोल्ड स्टोर, संग्रहण केंद्र, प्रोसेसिंग केंद्र, ये सब की खस्ता हाल है। इससे किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग केंद्र, समझ रहे हैं, प्रसंस्करण केंद्र जो है, समझ रहे हैं, या संग्रहण केंद्र, गोदाम, वेयर हाउसिंग के अभाव में बहुत सारा अनाज जो है बर्बाद हो जाता है। तो उसको मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष जो है 1 लाख करोड़ रुपया का कृषि अवसंरचना कोष का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य वोकल फॉर लोकल, देखिए जैसा कि जानते ही हो, वोकल फॉर लोकल के तहत क्या होगा, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उसको नए बाजार उपलब्ध कराने के लिए, उसका ब्रांडिंग करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा, मान लीजिए मुजफ्फरपुर की लीची ले लीजिए, समझ रहे हैं, या भागलपुर के जर्दालू आम, इससे क्या होगा कि इसका ब्रांडिंग होगा, इसके बारे में लोग जानेंगे, समझ रहे हैं। जानने के बाद क्या होगा, या मखाना ले लीजिए, क्या होगा, जानने के बाद जो है इसका खपत में वृद्धि होगी, साथ ही साथ इसका प्रचार प्रसार होगा, इससे किसानों को अधिक मूल्य प्राप्त होगा, समझे, और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की भी प्राप्ति होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी हाल ही में शुरू किया गया है, 20,000 करोड़ रुपया का योजना है। इसमें 11,000 करोड़ रुपया जो है मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा, और 9,000 करोड़ जो है शीत भंडार, मतलब मछलियों के जो है रख रखाव संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। इससे क्या होगा, 70 लाख टन जो है अतिरिक्त मछलियों का उत्पादन होगा। याद रखिएगा, 70 लाख टन 5 साल में मछलियों के निर्यात जो है दुगुना हो जाएगा। इसके अलावा 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, समझ रहे हैं। पशुधन राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा कि बकरी, सुअर, जितने मवेशी है, इस सब को जो है 100% टीकाकरण किया जाएगा। इससे पशु क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो किसानों को पशुओं के स्वास्थ्य पर कम खर्च करना होगा, और पशु जो है अधिक जो है उत्पादक होगा, अधिक दूध देगा, समझ रहे हैं, महंगे दाम में बिकेगा। इससे क्या होगा, किसानों के आय में वृद्धि होगी। देखिए सरकार कितना प्रयास कर रही है। इसके अलावा मधुमक्खी, अब देखिए मधुमक्खी पालन, पशुपालन बुनियादी ढांचा, अब देखिए 15,000 करोड़ रुपया के बुनियादी ढांचा, पशुपालन बुनियादी ढांचा का विकास किया गया है, स्थापित किया गया है। इस कदम से क्या होगा, डेयरी उत्पाद, पशुओं के चारा की उपलब्धता जो है बढ़ेगी, समझ रहे हैं। इससे किसानों को उत्पादन आय में क्या होगा, वृद्धि होगा, समझ रहे हैं। मधुमक्खी पालन संबंधी 500 करोड़ रुपया जो है इस पर खर्च किए जाएंगे। जितने भी मधुमक्खी पालन करने वाले लोग हैं, उसकी आय में जो है वृद्धि होगी, समझ रहे हैं। साथ ही साथ मधुमक्खी की जो शहद के मामले में देश जो है आत्मनिर्भर होगा। शहद का मल्टी जो है यूज होता है, आप लोग जानते होंगे। तो ऑपरेशन ग्रीन के तहत जो है टॉप टू टोटल सब्सिडी, पहले जो है टॉप माने टमाटर, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, यानी टमाटर, आलू, प्याज तक जो है
यह योजना सीमित था। अब आत्मनिर्भर भारत में टोटल साग सब्जी तक विस्तार कर दिया गया है। इसके साथ क्या होता है, दो तरीके के सब्सिडी दी जाती है। एक तो जो है परिवहन पर जो है सब्सिडी दिया जाएगा। अब परिवहन पर सब्सिडी कैसे होगा कि अगर मान लीजिए वैसे बाजार जहाँ इस साग सब्जी की कमी है और दूसरे बाजार में अधिक है, तो अधिक सरप्लस मार्केट से लेके डेफिसिट मार्केट में, यानी अधिक से जो है निम्न की ओर जो है हस्तांतरित करेगा, तो उसमें जो है 50% सब्सिडी दिया जाएगा परिवहन का। इसके अलावा भंडारण पर भी 50% सब्सिडी है। इससे क्या होगा, जहां कम जो है साग सब्जी का है, कम उपलब्धता होगी, वहां उपलब्धता बढ़ेगी। इससे क्या होगा, उपभोक्ताओं को जो है उपभोक्ताओं को जो है साग सब्जी की उपलब्ध सस्ते दाम पे प्राप्त होंगे। इसके अलावा किसानों को भी उचित मूल्य प्राप्त होगा। अब कृषि क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हम बता दिए हुए हैं 3 कृषि अधिनियम जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है। एक तो एपीएमसी मार्केट कृषि संवर्धन व्यापार अधिनियम है, जिससे एपीएमसी मार्केट से भी बाहर जो है कृषि उपजों को बेचने की स्वतंत्रता दी गई है। एक कृषि करार विधेयक है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की रूपरेखा निर्मित करता है। और दूसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आलू, प्याज, दलहन इस सब पर से नियंत्रण हटा लिया गया है। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि सुधार आ जाएगा, तो बस सारे पॉइंट को लिखकर एलिब्रेट करना है आपको। बाकी महत्व आलोचना जो है कृषि टॉपिक्स तो है ही, उससे आप जो है लिख सकते हैं। आइए, प्रशासनिक सुधार 1991 के बाद क्या किया गया। सबसे पहले मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 जो है बनाया गया है। इस एक्ट के तहत जो भारत में जो है देख रहे हैं छोटी जोत की जो समस्या है, समझ रहे हैं, उसको जो है दूर करने के लिए, उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अब छोटे छोटे किसान क्या होगा, अपना जमीन जो है किसी बड़े जो है किसान को लीज पर दे सकते हैं। लीज पर देकर, समझ रहे हैं, और बड़े किसान या बिजनेसमैन, समझ रहे हैं, वो अपने अनुसार जो है तमाम कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है। और जो किसान लीज पर दे रहा है वे अब दूसरी जगह से जो है अपना आय प्राप्त कर सकता है। इससे जो है शहरीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिकरण को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत क्या किया है, सरकार जो है जैव कीटनाशकों की वाणिज्यिक बिक्री की अनुमति दे दिया है। इसके तहत क्या होगा, जैव कीटनाशकों के तहत जो रासायनिक कीटनाशक उस पर से निर्भरता कम होगी। इससे किसानों की लागत में वृद्धि होगी, क्योंकि जैव कीटनाशक जो है सस्ता है और रासायनिक कीटनाशक जो है महंगा है। और साथ ही साथ पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलेगा, यानी जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, समझ रहे हैं, सतत कृषि को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय वन अधिनियम 1927 में भी संशोधन किया गया है। उसमें क्या है कि बांस को पेड़ की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। अब किसान अपने जमीन में बांस को उपजा सकेंगे, काट सकेंगे, बेच सकेंगे। पहले बांस को काटने के लिए भी अनुमति लेना पड़ता था। इससे क्या होगा कि अब जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जो है बांस से बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, तो बांस जो है धड़ल्ले से रोपण होगा और क्या होगा, इसकी खरीद बिक्री जो है होगी। इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगा। संस्थागत सुधार के तहत जो है कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर किसान एवं कल्याण मंत्रालय कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि किसानों के विकास पर जोर देने के लिए, कृषि ही नहीं उससे जुड़े हुए लोगों के कल्याण पर भी जोर देने के लिए इसका नाम ही कर दिया गया है। नाबार्ड की पूंजी आधार में वृद्धि किया गया है। अब नाबार्ड की पूंजी आधार में कितना वृद्धि किया गया है इसके देखेंगे। नाबार्ड के पूंजी आधार पहले 5,000 करोड़ रुपया था, बढ़ाकर जो है 30,000 करोड़ रुपया जो है कर दिया गया है। 30,000 करोड़ रुपया जो है पूंजी आधार कर दिया गया है। पीडीएफ में 3,000 लिखा हुआ है, गलत है, 30,000 याद रखिएगा, 30,000 याद रखिएगा, 30,000 कर दिया गया है, मिस प्रिंट हो गया है। इससे क्या होगा कि नाबार्ड जो है अधिक से अधिक वाणिज्यिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, उसके बाद सहकारी बैंकों को अधिक से अधिक जो है पुनर्वित्त सुविधा ऋण उपलब्ध कराएगा, जिससे अधिक से अधिक ऋण जो है
किसानों को प्राप्त हो सकेगा। नए कि देखिए जानते हैं कृषि शोध को बढ़ावा देने के लिए, नए बीजों के विकास के लिए, कृषि की नई प्रणाली के विकास के लिए देश में नए नए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। वाणिज्यिक वर्तमान कृषि विश्वविद्यालय का जो है विस्तार किया जा रहा है, उसके शाखा विभिन्न क्षेत्रों में खोला जा रहा है। समझ रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का शाखा अभी हाल ही में झारखंड और बिहार सीमा पर स्थापित किया गया था, बरही में शायद। तो याद रखिएगा, अब हम लोग तकनीकी सुधार के तहत तमाम ऐसे सुधार है, तो हम सभी सुधार जो है एक एक करके हम कल भी चर्चा कर सकते हैं इस टॉपिक्स पे। अब देखिए तकनीकी सुधार के तहत जो है तमाम सुधार किया गया है। नीम कोटेड यूरिया, मृदा हेल्थ कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, शून्य बजटिंग खेती, ये सब जो है तकनीकी सुधार के तहत ही है। इसके अलावा हम लोग जो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, सौर पंप से सिंचाई, ये भी जो है जानते ही है, सौर पंप से सिंचाई वाला आप लोग। इसके अलावा जो है सौर पंप से सिंचाई के अलावा जो है सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, ये तमाम ऐसे चीजें हैं। हम कल तकनीकी वाला टॉपिक्स में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका में हम तकनीकी सुधार कल दिखाएंगे। और इसी के साथ जो है अब उसके बाद WTO एग्रीकल्चर परसों पढ़ाएंगे, और उसके बाद एग्रीकल्चर में एक टॉपिक्स, उसके बाद हम उद्योग पर आ जाएंगे। तो बने रहिए आप लोग।